चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज आपको टॉपिक लेके आए हैं, ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत हम जानेंगे ग्रहों के बारे में। किसके बारे में? ग्रहों के बारे में। बेटा पहली हेडिंग लगाओ ग्रह। क्या होता है ग्रह? तो समझना ग्रह क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हेडिंग लगाइए ग्रह। सुनना बेटा, ग्रह की यदि मैं बात करूं तो क्या कहेंगे? आकाश में सन मतलब सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर जो पिंड घूमते हैं या पिंड परिक्रमण करते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ग्रह। मैंने कहा आकाश में सूर्य के चारों ओर जो पिंड परिक्रमण करते हैं, चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम बेटा क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। यह आपकी परिभाषा आपकी दिख रही। ग्रह की परिभाषा क्या होगी? आकाश में सूर्य के चारों ओर पिंड जो परिक्रमण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? ग्रह कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत समस्या? ठीक, तो ग्रह की परिभाषा लिखी जल्दी से। चलो बेटा अगली परिभाषा देखते हैं। ठीक है, अगली परिभाषा क्या है? जैसा कि ग्रह के बारे में हमने जाना, अब अगली परिभाषा देखेंगे बेटा। अगली परिभाषा आती है कि भैया उपग्रह क्या होते हैं। क्या बोलेंगे? उपग्रह क्या होते हैं। तो कुछ नहीं बेटा, उपग्रह की क्या बात करेंगे? आपने ग्रह पढ़ा तो ग्रह में कहा कि आकाश में उपस्थित सूर्य के चारों ओर जो पिंड परिक्रमण कर रहे थे उन्हें हमने क्या कह दिया? ग्रह कह दिया। क्या कह दिया? ग्रह। तो उपग्रह क्या है? तो बेटा कुछ नहीं है उपग्रह, हमने कह दिया ग्रह के चारों ओर, ग्रह के चारों ओर जो बेटा पिंड होते हैं। ठीक है, ग्रह के चारों ओर जो पिंड होते हैं, वो जो चक्कर करते हैं उन्हें बेटा क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह। तो बेटा वो पिंड जो होंगे वही कहलाते हैं उपग्रह। फिर हम बात करेंगे, पहले इतनी जानली बात थी, हमने कहा भाई उपग्रह क्या है। तो उपग्रह क्या कहेंगे? ग्रह के चारों ओर जो पिंड परिक्रमण करते हैं उन्हें बेटा क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह। यहां तक कोई दिक्कत समस्या? ठीक है, जल्दी से नोट करिए। ग्रह के चारों ओर जो पिंड क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, वह उपग्रह कहलाते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट। समझ में आया कि भैया किसकी बात कर रहे हैं? ग्रह की। तो हमने कहा ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है? तो ग्रह के चारों ओर जो आकाशीय पिंड क्या होते हैं? चक्कर लगाते हैं बेटा, उसे हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो क्या हो सकता है? अगले पॉइंट की बात करते हैं उपग्रहों की संख्या। मेनली जो क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि भैया उपग्रह क्या है, तो कहेंगे बेटा जो उपग्रह होता है, सुनना जरा सा, समझने का प्रयास करना। उपग्रह जो होते हैं, जैसे पृथ्वी की बात कर ली। किसकी बात कर ली? पृथ्वी की। तो बेटा पृथ्वी जो है, पृथ्वी का उपग्रह क्या है? एक है, जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। तो पृथ्वी का उपग्रह क्या है बेटा? पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या क्या है? एक, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। फिर उसके बाद कहा बृहस्पति बृहस्पति के उपग्रह कितने बेटा? याद रखना 63 है। कितने हैं? 63। उसके बाद आया बेटा यूरेनस या शनि की बात कर लो। शनि के उपग्रह कितने हैं बेटा? 31। कितने हैं? 31। फिर उसके बाद हमने कहा यूरेनस। किसकी बात की? यूरेनस के उपग्रह बेटा कितने हैं? 27। कितने हैं? यूरेनस के उपग्रह 27। उसके बाद हमने कहा बेटा प्लूटो के उपग्रह कितने हैं? प्लूटो के उपग्रह बेटा एक है। कितना है? एक। अब हमने बात की भाई मंगल। किसकी बात की? मंगल के उपग्रह कितने हैं? 2। मंगल के उपग्रह कितने? 2। इस प्रकार से अपने सबके क्या होते हैं? उपग्रह होते हैं। जैसे हमने कहा कि भैया पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शनि, यूरेनस, प्लूटो, ये सब ग्रह हैं, लेकिन इनके उपग्रह क्या है? उपग्रह का मतलब हो गया जो इनके चारों ओर आकाशीय पिंड चक्कर लगा रहे हैं वो उपग्रह है। तो उपग्रह की बात की तो हमने कहा भैया पृथ्वी का एक है, मंगल के 2 है, बृहस्पति के
63 शनि के 31, यूरेनस के 27 और प्लूटो का 1 होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई, नोट करिए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया कि भैया हमने उपग्रहों की संख्या की बात कर ली। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़े बेटा तो अब लेके आए कि भैया केपलर एक वैज्ञानिक थे। केपलर ने क्या किया, केपलर ने भैया बताया कि उपग्रहों की गति के संबंध में कुछ बातें बता दी। उन्हें केपलर के नियम के नाम से जाना गया। मैंने कहा केपलर एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ग्रहों की गति के संबंधित, ग्रहों की गति को लेकर कुछ बातें बताई जिसे हम केपलर के नियम से जानते हैं। फिर से सुनिए, मैंने कहा केपलर क्या थे, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ग्रहों की संबंधित, ग्रहों की गति के संबंधित क्या बताए, कुछ नियम बताए। जैसा कि इनका पहला ही नियम जो है, प्रथम नियम केपलर का, तो हेडिंग लगाइए केपलर की नियम, केपलर का प्रथम नियम। ठीक है, तो केपलर का प्रथम नियम क्या था, केपलर का फर्स्ट लॉ, मतलब प्रथम नियम। बेटा केपलर का प्रथम नियम अपने आप में बहुत अच्छा, मतलब बहुत सिंपल वे में बताया। इन्होंने ये कह दिया कि जो ग्रह होते हैं, क्या होते हैं बेटा, ग्रह होते हैं, वो क्या करते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, किस कक्षा में, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तथा जो सूर्य होता है बेटा, जो सूर्य होता है, क्या होता है, सूर्य इनके फोकस पर होता है, सूर्य इनके फोकस पर होता है। फिर से देखना बेटा, मैंने कहा केपलर ने ग्रहों के संबंधी, ग्रहों की गति संबंधी कुछ नियम दिए। जैसा केपलर का प्रथम नियम बताया गया कि ग्रह जो होते हैं वह एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं और सूर्य जो होता है इनके फोकस पर क्या होता है, स्थित होता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, जल्दी से लिखिए। ठीक है, फोकस पर क्या होता है, स्थित होता है, फोकस पर स्थित होता है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, जल्दी से लिखो। चलो बेटा, केपलर का नियम समझ में आया, पहला नियम समझ में आया। इसी पहले नियम को कक्षाओं के नियम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट करते हैं, केपलर का सेकंड नियम। बेटा केपलर का सेकंड नियम क्या था, देखते हैं। केपलर ने जो सेकंड नियम बताया उसे हम कहीं ना कहीं कहते हैं क्षेत्रफली नियम। क्या कहते हैं, क्षेत्रफली नियम के नाम से जानते हैं, या क्षेत्रफली वेग का नियम भी कह सकते हो। केपलर का सेकंड नियम बेटा क्या था, केपलर का सेकंड नियम की यदि मैं बात करूं तो क्या हुआ, केपलर आए, केपलर के सेकंड नियम को हम कहते हैं क्षेत्रफली वेग का नियम, क्षेत्रफली वेग का नियम। बेटा जैसे प्रथम नियम जो केपलर का था उसे कक्षाओं के नियम के नाम से जाना जा रहा था। ठीक है, अब यहां पे केपलर का जो द्वितीय नियम है उसे जाना गया क्षेत्रफली वेग का नियम। अब क्षेत्रफली वेग का नियम क्या बताया, इन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्रह समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करता है। अर्थात इन्होंने कह दिया कि क्षेत्रफली वेग, ग्रहों का क्षेत्रफली वेग, ग्रहों का क्षेत्रफली वेग नियत रहता है। क्षेत्रफली वेग क्या होता है बेटा, नियत रहता है। केपलर का जो सेकंड नियम था, उन्होंने कहा कि केपलर के सेकंड नियम को क्षेत्रफली वेग का नियम कहते हैं। उसी बात को बताया कि भैया प्रत्येक ग्रह समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करता है। अर्थात समान समय अंतराल में जब समान एरिया पार करेगा तो उसका जो क्षेत्रफली वेग होगा, जो वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, इक्वल होगी। क्योंकि यदि वेग आपका सही है, बिल्कुल एक ही वेग से चल रहे हो, तो एक टाइम निश्चित होगा, एरिया भी निश्चित होगा। वही बात है कि भैया क्षेत्रफली वेग का नियम क्या होगा, प्रत्येक
प्रत्येक ग्रह समान समय अंतराल में क्या करता है, समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करता है, अर्थात उसका क्षेत्रीय क्षेत्रफलीय वेग क्या होता है बेटा, नियत रहता है। ये केपलर का द्वितीय नियम था। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अब हम बात करेंगे कि भैया क्षेत्रफलीय वेग जो है, नहीं कहीं ना कहीं जो आपका द्वितीय नियम है क्षेत्रफलीय वेग का नियम, इसकी पूरी बात है क्या पर्टिकुलर, इसको प्रूवमेंट बेस पे ले जाते हैं। तो देखना बेटा, हमने कहा जब ये डायग्राम है कि भैया कोई ग्रह है, उसके बीच में सूर्य है, सी से डी चलता है, फिर कुछ समय में ए से क्या चलता है, बी से चलता है। इस प्रकार से रेडियस बोल रहा है, ग्रह और सूर्य के बीच की रेडियस आर है, ठीक है, अल्पांश कोण इतना है बी, और ये जो आपका है सी से डी के बीच का कोण वो थीटा है, इसी प्रकार ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे थ्योरी की बात करें तो हमने कहा जब एक ग्रह सूर्य से दूर स्थित होता है, जब एक ग्रह सूर्य से क्या होता है, दूर स्थित होता है, तो उसका जो वेग होता है वो न्यूनतम होता है। जब कोई ग्रह सूर्य से क्या होता है, दूर स्थित होता है, तो उसका जो वेग होता है बेटा वो क्या होता है, न्यूनतम। लेकिन जब समीप होता है तो उसका वेग क्या होता है, अधिकतम। अर्थात इस बात से हमें ये पता चला, यदि ग्रह इतनी बात तो हमें पता चल गई भैया कोई ग्रह है यदि पास है, समीप है, तो उसका वेग मैक्सिमम माना जाएगा, और दूर है तो उसका वेग न्यूनतम माना जाएगा। इतनी बात आ जाने के पश्चात हम थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाए और हमने जाना कि भैया यदि हमने कह दिया कि यदि ग्रह दिए समय अंतराल डेल्टा टी में ए से बी जाता है, तो ठीक उतने ही डेल्टा टी समय अंतराल में सी से डी जाता है, तो इसका क्षेत्रफलीय वेग क्या होगा, नियत होगा। एरिया वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। अर्थात हम बोल सकते हैं एरिया ये इक्वल टू ए होगी, अर्थात हम बोल सकते हैं एरिया एएसबी इक्वल टू एरिया सीएचडी। यहां तक बात समझ में। फिर से देखते हैं बेटा, मैंने कहा एक डायग्राम बनाया, उस डायग्राम के आधार पर हमने कहा एक सूरज है, सूर्य से आर दूरी पर कोई ग्रह है, यह ग्रह ए से जब बी जाता है तो सूर्य से डी थीटा कोण बनाता है, तथा जब यह ग्रह सी से डी जाता है तो सूर्य से कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। स्थिति इस प्रकार से आपको दी गई। फिर स्टार्ट हुआ कि भैया थ्योरी पोर्शन में आए तो केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार बताया गया कि जब कोई ग्रह सूर्य के अत्यंत समीप होता है तो उसका वेग मैक्सिमम होता है, और जितना ही ग्रह दूर होता है उसका वेग क्या होता है बेटा, न्यूनतम। फिर कहा गया यदि कोई ग्रह किसी दिए गए समय अंतराल में डेल्टा टी में ए से बी जाता है तो उतने ही समय अंतराल में सी से डी जाता है, तो अर्थात उसका क्षेत्रफलीय वेग क्या होगा बेटा, नियत होगा। हमने कह दिया एरिया एएसबी अपॉन में डेल्टा टी, एरिया सीएचडी अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा टी एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, और जैसे ही निरस्त कर देंगे तो आ जाएगा एरिया एएसबी इक्वल टू एरिया सीएचडी। यहां तक कोई प्रॉब्लम, सीएचडी एरिया इक्वल हो गया, अर्थात यहां से बात ही पूरी कंफर्म हो गई कि जो चलिए बेटा वो तो हमने क्षेत्रफलीय एरिया के आधार पे केपलर का नियम को बताया। अब हम बात करेंगे कि भैया इसके आधार के छोड़कर एक और आधार के आधार पे बता सकते हैं। जैसे हमने कहा केपलर का सेकंड लॉ, केपलर का जो सेकंड लॉ था बेटा, ठीक है, केपलर का जो सेकंड लॉ था वो क्षेत्रफलीय चाल के अथवा कोणीय संवेग से भी बताया जा सकता था। क्षेत्रफलीय चाल के अलावा किससे बता सकते थे, कोणीय संवेग से भी बता सकते थे। बताने के लिए क्या हुआ बेटा, कहा गया कि एक ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या करता है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। एक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या लगता है, चक्कर लगाता है। अर्थात जिसका फोकस सूर्य की स्थिति में होता है, जिसका फोकस क्या होता है, जिसका फोकस सूर्य की स्थिति में होता है। ये बात जब इतनी बात आ गई तो फिर वही भैया कि माना कि टी समय अंतराल में कोई ग्रह ए से बी जाता है, सी से डी जाता है, थीटा कोण बनाता है, स्थिति सदिश वगैरह वगैरह, जो आपकी माना थ्योरी के अनुसार इसके अंदर चलेगी, जो मैंने पहले बताई। उसके बाद जब इतना आ गया तो हमने कहा बेटा आपने पढ़ा होगा कि समझ में आ गया कि केपलर के द्वितीय नियम के अलावा द्वितीय नियम से बताया गया क्षेत्रफलीय चाल के अलावा कोणीय संवेग से भी हम क्या करते हैं, केपलर के द्वितीय नियम को बता सकते हैं। और जैसे कहा कि एक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, अर्थात जिसका फोकस सूर्य की स्थिति को दर्शाता है, जिसका फोकस किसको बताता है, सूर्य की स्थिति को बताता है। अर्थात यहां से हम बेटा बोल सकते हैं कि जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, हम ले रहे हैं वक्री क्षेत्रफल,
ठीक है, क्या ले रहे हैं, वक्री क्षेत्रफल, त्रिभुज का वक्री क्षेत्रफल। तो देखते हैं बेटा त्रिभुज का वक्री क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का वक्रीय क्षेत्रफल, त्रिभुज का वक्रीय क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का वक्रीय क्षेत्रफल की यदि मैं बात कर रहा हूं तो त्रिभुज का वक्रीय क्षेत्रफल हमने ले लिया ट्रायंगल ASB, ट्रायंगल ASB जो आपको दिख रहा होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 आधार गुणे लंबाई होती है, बट यहां पे वक्री की बात करेगा तो चाप को लोगे, क्या लोगे, चाप AB इंटू में रेडियस की बात करेगा तो बेटा ले लोगे AS, ठीक है। अब हमने चाप की बात की तो चाप बराबर होता है कोण बटे त्रिज्या, चाप बराबर क्या होता है, कोण बटे, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो एंगल की बात करोगे यहां क्या लिख सकते हो, 1/2 r इंटू डी थीटा अब इंटू में r, यहां से बेटा निकलेगा 1/2 इंटू में r स्क्वायर इंटू में डी थीटा, देन डेल्टा एरिया, एरिया की बात कर रहा है। उसके बाद हमने कहा क्षणिक समय अंतराल के लिए, क्षणिक सूक्ष्म समय में, सूक्ष्म समय के लिए अवकलन कर देते हैं, लिखते हैं बेटा dA अपॉन में dt इक्वल टू dA अपॉन में dt 1/2 इंटू में r स्क्वायर इंटू में dA थीटा। तो बेटा d थीटा अपॉन में dt होता है क्या, ओमेगा, क्या होता है, ओमेगा। तो 1/2 r स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा बेटा dA अपॉन में dt। यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब हम जब इतना जान गए तो बेटा हमने आगे कहा कि भाई dA अपॉन में dt नीचे नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, वही अवकलन करके है, समझ लो। उसके बाद हमने कहा बेटा जब आगे बढ़े तो हमने कहा बेटा, हमने कहा ओमेगा बराबर, जैसा कि हमने जो रखा है ओमेगा बराबर, हम जानते हैं कि ओमेगा की यदि हम बात करें तो ओमेगा के पदों में निकल आया, कोणीय वेग के पदों में निकल आया। जब कोणीय पदों में वेग में निकल आया तो कोई दिक्कत है नहीं वैसे, ठीक है, कोणीय वेग के पदों में आपने निकाल ही लिया तो यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके आगे करोगे तो फिर ज्यादा बढ़ जाएगा। कोणीय संवेग बराबर लगा दोगे भैया I बराबर हम जानते हैं क्या होता है, mr स्क्वायर होता है, क्या होता है, mr स्क्वायर। अब जैसे ये तो कोणीय आवेग हो, उसके बाद हम जानते हैं कि भैया कोणीय आवेग मतलब जे बराबर क्या होता है बेटा I ओमेगा होता है, क्या होता है, I ओमेगा। वैल्यू उठा कर रखो, ओमेगा बराबर नहीं तो वैल्यू उठा कर रखो तो फिर कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक नोट कर लो, उसके आगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है।